कहानियों से ही दुनिया बनी है। किसी ने कहा था कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम बस अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। उसी महानुभाव ने यह भी कहा था कि नाम में क्या रखा है, इसलिए हमने उनका नाम ही याद नहीं रखा। चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो या मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सबका कोर्स स्टोरी टेलिंग ही है। और थ्रू द ईयर्स लोगों ने अलग अलग मीन्स से कहानियाँ लोगों को सुनाई, चाहे वो कॉमेडिक नरेशन हो, पोएम हो, सॉन्ग हो, नाटक हो या फिर मोशन पिक्चर। ऐसे ही स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है एनिमेशन। आज हम बात करेंगे एनिमे की, जो जापान का एक यूनिक एनिमेशन स्टाइल है और कैसे ये दुनिया भर में इतना फेमस हो गया। लेकिन पहले चलते हैं शुरुआत की ओर, एनिमेशन के रूट्स में। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और एनिमे ने कैसे दुनिया भर में राज किया। लेट 19th सेंचुरी में जब सिनेमाटोग्राफी इन्वेंट हुआ, मूविंग इमेजेस ने लोगों को अमेज कर दिया। फिर 1907 में द हॉन्टेड होटल आया, जिससे स्टॉप मोशन एनिमेशन पॉपुलर हुआ। और 1928 में वॉल्ट डिज्नी का स्टीम बोट विली लाया मिक्की माउस और एनिमेशन को मेन स्ट्रीम में पुश किया। ये अर्ली कार्टून सक्सेसफुल थे, लेकिन इनका ज़्यादा फोकस था ह्यूमर और फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट पर। एनिमेशन को तब सिर्फ बच्चों का मीडियम माना जाता था, जो अगले कई डेकेड्स तक चेंज नहीं हुआ। 1950s से 70s के दौरान अमेरिकन टीवी शोज जैसे द फ्लिंटस्टोन्स एंड द स्कूबी डूबी डू पॉपुलर हुए, लेकिन उनका फोकस ह्यूमर और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट पर था। तब तक अमेरिका के कार्टून्स बच्चों के लिए बने होते थे। मगर इसी टाइम जापान में कुछ और चल रहा था, जो आने वाले टाइम में एनिमेशन का फेस बदलने वाला था। 1963 में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जब ओसामू तेजुका का एस्ट्रो बॉय रिलीज हुआ। यह जापान का पहला पॉपुलर एनिमेटेड टीवी सीरीज था और मॉडर्न एनिमे का शुरुआत यहीं से हुआ। एस्ट्रो बॉय ने सिर्फ बच्चों को एंटरटेन नहीं किया, बल्कि साई-फाई, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड्स और एथिकल डायलेमास जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया। ये वो चीज़ था जो उस वक्त अमेरिकन कार्टून्स में बिल्कुल नहीं था, और ये एनिमे का एक यूनिक एस्पेक्ट बन गया। मगर जापान में एनिमेशन का सफ़र 1963 से नहीं, बल्कि 700 CE से शुरू होता है। अर्ली 20th सेंचुरी में इमाकी मोनो और कागे ई जैसे ओल्ड स्टोरी टेलिंग मेथड्स ने एनिमे स्टोरी टेलिंग को भी इन्फ्लुएंस किया। जापान का पहला एनिमेटेड फिल्म देकोबो शिंगाचो 1917 में आया, लेकिन तब का एनिमेशन चॉक और पेपर कटआउट्स का यूज़ करके बनाया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मोमोतारो, उमिनो शेनपाई जैसे प्रोपागेंडा फिल्म्स बने, जिसे ओसामू तेजुका जैसे एनिमेटर्स इंस्पायर हुए, जिन्होंने आगे चलकर एस्ट्रो बॉय बनाया। वॉर के बाद एनिमेशन को एक सीरियस मीडियम माना जाने लगा था, तो 1963 में एस्ट्रो बॉय के आने के बाद जापान में एनिमेशन का एक वेव आ चुका था। एस्ट्रो बॉय के थीम पर काफ़ी साइंस फिक्शन बेस्ड एनिमे बनने लगे थे। इसे एक नया हाइट मिला 1979 में, जब सनराइज ने मोबाइल सूट गंडम को रिलीज़ किया, जिसमें बड़े बड़े मैकेनिकल रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इस थीम को आज हम मेचा या फिर मेका बोलते हैं। इस जॉनर में साइंस फिक्शन को यूज़ करके काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे पॉलिटिक्स, क्राइम एंड सोसाइटी को एक्सप्लोर किया गया। शुरुआत में ये शो उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन सब कुछ तब बदला जब बैंडाई ने इसके मर्चेंडाइज राइट्स खरीद लिए और गंडम के किट्स रिलीज़ करने शुरू किए। उसके बाद से गंडम का क्रेज़ इतना बढ़ गया कि 70+ सीरीज़, स्पेशल्स और मूवीज़ बन चुके हैं और क्रोर्स के मॉडल किट्स बेचे जा चुके हैं। मेका से ही थोड़ा रिलेटेड एक रोबोट डोरेमोन को 1973 में फिर से स्मॉल स्क्रीन पर लाया गया था। डोरेमोन को 1940s में बनाया गया था, मगर 1973 में स्टार्ट हुआ इसका एनिमे सीरीज इतना पॉपुलर हुआ कि ये 2005 तक चला। आज ये भारत में एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। 80s को एनिमे का गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि इस दौरान एनिमे जॉनर्स में एक्सप्लोजन देखने को मिला। VHS और होम वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन इसके पीछे एक बड़ा रीज़न था। जो लोग बचपन में एस्ट्रो बॉय देखकर बड़े हुए थे, वो लोग अब नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे। 1986 में अकीरा तोरियामा के क्रिएशन ड्रैगन बॉल का पहला एनिमे अडाप्टेशन आया, जो कि आगे चलकर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला एक फ्रेंचाइजी बनने वाला था। सबसे बड़ा मोमेंट आया 1988 में, जब अकीरा रिलीज़ हुआ। ये एनिमे बजट्स के बूस्ट और टेक्निकल एडवांसमेंट्स का एक मास्टरपीस था। 24 FPS एनिमेशन और प्री रिकॉर्डेड डायलॉग्स के साथ अकीरा ने दिखाया कि एनिमे कितना विजुअली स्टनिंग हो सकता है। इस एनिमे में लिटरली थाउजेंड्स ऑफ कलर्स यूज़ किए गए थे
और सब कुछ हैंड ड्रॉन था। यहाँ पर एनिमेशन स्टाइल में एक डिफरेंस पर गौर किया जा सकता है। जहाँ पर अमेरिकन कार्टून्स काफ़ी फ्लूइडिक लगते थे, उसी और जापानीज़ एनिमे में काफ़ी स्लो मूविंग फ्रेम्स को यूज़ किया जाता था। इसका रीज़न था कि जापानीज स्टूडियोज़ के पास सेल्स के लिए ज़्यादा बजट नहीं होता था, मगर उन्होंने इसे भी अपने लिए एक फ़ायदे का सौदा बना लिया। स्लो मूविंग फ्रेम्स को यूज़ किया गया टेंशन, सस्पेंस और हाइप बिल्ड करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है डीबीजी के लॉन्ग इंटेंस फाइट्स, जिन्हें हम घंटों तक बैठकर देखा करते थे। 1990s में एनिमे ने एक मैसिव एक्सप्लोजन देखा, जिसमें ड्रैगन बॉल जी, जिसे हम डीबीजी कहते हैं, सेलर मून और नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन जैसे शोज आए। ये शोज सिर्फ जापान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हिट हो गए, और इसका रीज़न था एनिमे का यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल, जो सीरियस टॉपिक्स को भी टैकल करता था। इस दौर में एनिमे ने काफ़ी एडल्ट सेंट्रिक थीम्स को एक्सप्लोर किया। ड्रैगन बॉल जी में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस को डिपिक्ट किया गया, जो काफ़ी एडल्ट्स एंड यंग टीन्स को पसंद आया। साथ ही साथ काफ़ी मोरल थीम्स भी थे, जैसे कि डिसिप्लिन, कभी हार ना मानना एंड अपनों की रक्षा। ये थीम्स बच्चों और बड़ों सबको पसंद आए। नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन में काफ़ी डार्क थीम्स को एक्सप्लोर किया गया, जिसमें ग्रे कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया। ग्रे कैरेक्टर्स के यूजेज से लोग विलन्स को भी पसंद करने लगे, क्योंकि उनकी बैक स्टोरी पर फोकस किया जाता था। इन थीम्स ने यह प्रूव किया कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बना था, और ना ही आगे केवल बच्चों के लिए होने वाला था। 90s के दौर में एक ऐसा शो आया जो शायद आज तक का मोस्ट पॉपुलर एनिमे हो सकता है। ये था पोकेमॉन, मगर ये दूसरे एनिमे से अलग था। जनरली एनिमे मांगा पर बेस्ड होते हैं, मगर ये एक वीडियो गेम पर बेस्ड था, क्योंकि इस दौर में वीडियो गेम्स काफ़ी फेमस हो रहे थे, जैसे कि NES गेमिंग कंसोल, और पोकेमॉन इन प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही काफ़ी फेमस था। इसका एनिमे एडाप्टेशन एक इंस्टेंट हिट बन गया। ऐश, जिसे जापान में सातोशी बोला जाता है, और पिकाचू हाउस होल्ड नेम्स बन गए। 1990s के एंड और 2000s के शुरुआत में एनिमे का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें इंटरनेट का बड़ा हाथ था। ग्लोबल फैंस को अपने फेवरेट शोज़ के बारे में ऑनलाइन डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे नारुतो, वन पीस और ब्लीच जैसे शोज़ वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गए। इन 3 एनिमेस को हम आज भी बिग 3 के नाम से जानते हैं। पहले ये शोज़ सिर्फ जापान में फेमस थे, लेकिन इंटरनेट ने इन्हें ग्लोबल सेंसेशन बना दिया। ओवरसीज़ लाइसेंसिंग और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ने इन शोज़ को और भी पॉपुलर बनाया। नारुतो शिपुडेन जैसे पॉपुलर शोज़ का सिमलकास्ट 2009 में टीवी टोक्यो और क्रंची रोल के पार्टनरशिप के थ्रू किया गया, जिससे वर्ल्ड वाइड फैंस को उसी दिन नए एपिसोड्स देखने मिले। इसके कारण एनिमे ने अपने पोजीशन को कंसोलिडेट किया एज अ लेजिट जॉनरा। ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का ट्रेंड आज इतना कॉमन हो गया है कि कोई भी नया एनिमे बिना ऑनलाइन ऑप्शन के सोचना मुश्किल है। 2010s में एनिमे ने पहले ही अपनी जगह बना ली थी। डेथ नोट, जो कि 2007 में आया था, इस टाइम पर काफ़ी फेमस होने लगा था। आगे चलकर इसका एक नेटफ्लिक्स एडाप्टेशन भी बनने वाला था। मगर जिस एनिमे ने सारे लोगों का दिल छुआ वो था अटैक ऑन टाइटन, AKA AOT। AOT 2013 में आया, मगर इसका फाइनल सीजन 2023 में आया। इस टाइम तक ये दुनिया का सबसे फेमस शोज़ में से एक बन चुका था। इस एनिमे ने सब कुछ एक्सप्लोर किया: पॉलिटिक्स, रिलीजन, रेसिज्म, वायलेंस, लव और कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इश्यूज। 2019 में डीमन स्लेयर AKA किमेत्सु नो याइबा का एनिमे आया, जिसने सीजन बेस्ड एनिमे को नई ऊंचाइयों पर लाया। डीमन स्लेयर के ब्यूटीफुल एनिमेशन, खास करके उसके एपिसोड 19 ने सारी एनिमेशन इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग जगह बनाई। डीमन स्लेयर ने यह प्रूव किया कि आप कैसे एक बेसिक स्टोरी लाइन को इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अच्छी एनिमेशन, OST, वर्ल्ड बिल्डिंग, माइथोलॉजिकल बेस और ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग की मदद से। यहाँ तक कि इस एनिमे में माइकल जैक्सन को एक विलन की तरह भी इंट्रोड्यूस किया गया। जस्ट किडिंग। हमने एनिमे की हिस्ट्री तो देख ली और ये भी देखा कि कैसे इतने सारे एनिमेस फेमस हुए। अब सवाल ये उठता है कि एनिमे आखिर इतना पॉपुलर हुआ कैसे, और कैसे इसने ट्रेडिशनल अमेरिकन कार्टून्स को भी बीट किया। सबसे पहली बात है कि एनिमे का रेंज और उसकी स्टोरी टेलिंग डेप्थ। एनिमे सिर्फ कॉमेडी या बच्चों के लिए नहीं होता है, ये साई-फाई, रोमांस, हॉरर और स्लाइस ऑफ लाइफ जैसी कैटेगरीज में भी बनता है। अमेरिकन कार्टून्स को अक्सर सिली या बच्चों के लिए माना जाता था, लेकिन ये एनिमे शोज़ जैसे काउबॉय बीबॉप या डेथ नोट मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाए गए थे, जिसमें डीप कैरेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स स्टोरीज होती थी।
दूसरी तरफ अमेरिकन कार्टून बहुत एडल्ट सेंट्रिक और कॉमेडी पर बेस्ड थे, जैसे कि सिम्पसन्स, फैमिली गाय और साउथ पार्क। इनका एनिमे जितना पॉपुलर ना होने का कारण ये था कि आपको कई चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन कॉम्प्लेक्स पन्स को समझने के लिए, जबकि मोस्ट जापानीज एनिमे ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई भी देख सकता है विदाउट एनी बैकग्राउंड। स्टूडियो गिबली का मैजिकल वर्ल्ड हो या फिर अटैक ऑन टाइटन की इंटेंस बैटल्स, ये प्रूव करती थी कि एनिमे सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। एनिमे का फेमस होना एक लॉन्ग प्रोसेस का रिजल्ट था। आर्टिस्टिक इनोवेशन और ग्लोबल अपील ने इसे आइकॉनिक बना दिया। एस्ट्रो बॉय से लेकर $1 बिलियन फ्रेंचाइजीज तक एनिमे एक स्टोरी टेलिंग रेवोल्यूशन बन गया है। तो हमने जाना कैसे एनिमे फेमस हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चिलम को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट ऑन एनिमे, एनिमेशन हिस्ट्री एंड पॉप कल्चर। धन्यवाद।